Hey everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problem guys. Well, मैं हूं शोभित जान, इस चैनल पे आपका होस्ट और आपकी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वो ये कि मैथ्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर मैथ्स लेना चाहिए तो अप्लाइड मैथ्स जो कि अभी नया एक करिकुलम में इंट्रोड्यूस हुआ सब्जेक्ट है उसे लेना चाहिए, कि हमें हमारी कन्वेंशनल जो मैथ्स अभी तक चली आ रही थी, हायर मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कुछ लोग बोलते हैं, उसे हमें लेना चाहिए। सो ये सब कुछ डिसाइड करोगे आप। क्लास 11th में आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय कंफ्यूज हैं, मगर 9th और 10th वाले बच्चों तुम भी इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि कभी ना कभी तुम भी इस टर्निंग पॉइंट पर लाइफ के आने वाले हो बहुत जल्द। सो चालू करेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल रिसर्च यहां पर करेंगे। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लेंगे और बगैर किसी लाग लपेट के सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। चलिए चालू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको मैं थोड़ा पहले क्लासिफाई कर देता हूं, सो दैट आपको किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको राइट इन द बिगिनिंग क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स का जो करिकुलम है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो नया है, और फिर उसको कंपेयर करूँगा जो हमारा अभी तक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वाला जो मैथ्स है उससे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कैरियर ऑप्शंस क्या बन जाते हैं अगर हम अप्लाइड मैथ्स के साथ जाते हैं, और अगर हम हायर मैथ्स से जाते हैं तो क्या कैरियर ऑप्शंस रहेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं अप्लाइड मैथ्स के, बेसिकली ये बात की जाएगी, और क्या रिस्क है अगर हम अप्लाइड मैथ्स को साथ आगे लेकर चलते हैं। तो इन सब पे बात करना है, एक एक करके हमको बात करना है। सो चलिए आपके डिसीजन को सिंपल बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी और सीबीएसई की वेबसाइट तक पहुंचना होगा। सो आओ ले चलते हैं तुमको वहाँ। तो सबसे पहले आपके सामने ये आ गया गूगल। यहाँ पर मैं अब सर्च करूँगा cbsc.nic, ये ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस हो गया। यहाँ से अपन लोग अब यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये एक ऐसा आपके सामने स्क्रीन आएगा रिजल्ट के लिए, और ये वेबसाइट के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। देन यहाँ आपको कई सारे ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं। एग्जामिनेशंस के सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ करिकुलम सिलेबस पे आप क्लिक करिए। देन ये वाला विंडो आपके सामने खुल गया है। इस विंडो में करिकुलम पर आप क्लिक करिए। नाउ सेकेंडरी करिकुलम 9th-10th, इसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, दैट इज 11th and 12th। इस पर क्लिक करने का बनता है। इनिशियल पेजेस आपको रीड डेफिनेटली करना चाहिए। इस पर भी एक अलग से वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे क्या कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में कुछ 20-25 पेजेस में दिया हुआ है, तो आप उसको देखिए, है ना। इसको देखने का सबसे मेजर एडवांटेज जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि आपको आपकी चॉइसेस बनाने में हेल्प मिल जाएगी, और कई सारे ऑप्शंस स्कूल वाले और आपके जो क्लास फेलोज या सीनियर्स हैं वो रिवील कभी नहीं करते हैं, वो सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, आपको देखना चाहिए। अब उसके बाद अपन लोग सबसे पहले आते हैं अकेडमिक इलेक्टिव्स पे। ठीक है, यहाँ आपके काम की चीज़ आपको दिखने वाली है। ये तो है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स जिसे मैं बाद में खोलूँगा। यहाँ मैं आता हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसके लिए अपन सब क्यूरियस हैं, इसके बारे में अपन को जानना है। वेल, इसके कोड को देखिए। दिस कोड इज़ 241। कोड 241 पे हम बात कर रहे हैं। कोर्स टाइटल इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ग्रेड 11th and 12th के लिए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स हमने इंट्रोड्यूस करते हुए देखा है सीबीएसई को। क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स थे वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और इसी के लिए ये वीडियो है। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दी स्कूल्स। सो ये यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि आप जो पढ़ते हो वो आपका ग्रेजुएशन जो आप करोगे उसके लिए एक फर्स्ट स्टेप होता है, प्लस उसके बाद जो आपके कैरियर ऑप्शंस बनते हैं उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो बहुत ही
आपको ध्यान देते हुए ये स्टेप आगे लेना चाहिए। वेल, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों काम का है, आप जब इसका कंटेंट देखोगे तो आप खुद एग्री करोगे। तो वो बच्चे जो कि कॉमर्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो कि आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें क्यों ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉलो करना चाहिए, ये अब आप यहाँ पर देखिए। Mathematics is an important subject, help students to choose various fields of their choices. Mathematics is widely used in higher studies in the field of economics, commerce, social sciences and many other. It has been observed that the syllabus of mathematics meant for science subject may not be appropriate for the students pursuing commerce or social science based subjects in university education. By keeping this in mind, one more elective course in mathematics syllabus is developed for senior secondary classes with an aim to provide students relevant experience in mathematics which can be used in the fields other than physical sciences. So ऐसा है कि जो आप मैथ्स यहाँ पर अप्लाइड आगे देखने वाले हो, इसमें आपके वो सभी इनपुट्स दिए हैं जो आपको सोशल स्टडीज़, जो आपको कॉमर्स, जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त काम आएंगे। अगर मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ टूल्स हो गए, रीजनिंग के कुछ टूल्स हो गए, वो सब कुछ अब इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। आप इससे पहले जब हायर मैथ्स ले लेते थे 11th एंड 12th में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे, वेक्टर्स हो गया। अब ये वेक्टर्स जो है ये बेसिकली साइंस वालों के लिए यूजफुल है। कॉमर्स वाले कभी दोबारा नहीं देखेंगे इस वेक्टर्स जैसी चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब बच्चा मेहनत करके सीख तो लेता है, मगर यार जब उसके करियर में, लाइफ में कभी यूज़ नहीं है तो फिर वो नॉलेज उसके काम की नहीं है। और यही एक रीज़न बनता था कि अधिकतर बच्चे जो मैथ्स कॉमर्स लेते थे वो इंटरेस्ट लूज़ कर देते थे जब वो आगे बढ़ जाते थे, और इंटरेस्ट लूज़ करने के बाद उनको ऐसा लगता था यार मैथ्स ले क्यों लिया, क्योंकि उनसे बनता नहीं था, आगे यूज़ दिखता नहीं था, और रिजल्ट फिर थोड़ा बहुत कभी डगमगाया तो फिर बस बाकी लोगों में भी यही फैला दिया कि मैथ्स टफ है, मैथ्स नहीं लेना है। देखो, मैथ्स इंटरेस्ट बेस्ड है। अगर आप मैथ्स को 10 तक पसंद करते थे तो अचानक दूसरों के सुनने पर अब कम से कम आप मैथ्स को मत छोड़ना। ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स एक ऑप्शन बन के आया है फॉर ऑल दोज जिनको मैथ्स से प्यार था लेकिन डरा दिया दूसरों ने। क्यों डरना बंद करें? क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसके कुछ ऐसे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ये तो वो एग्जाम जिनके तुमने नाम सुने हैं। आज इसका स्कोप जब मैं एंड में तुमको दूंगा तो कई लोगों के कैरियर ऑप्शंस बदल जाएंगे। कई बच्चे इन नए कैरियर ऑप्शंस की तरफ सोचेंगे जो उन्होंने शायद कभी नहीं सुने होंगे। चलो बताते हैं, आगे चलते हैं। बहुत कुछ और दिया हुआ है, ये सब कुछ तुम लोग पढ़ लेना। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, एक बार उनको रीड कर लेते हैं। बहुत तेज स्पीड में मैं रीड करूंगा। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल एंड देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज। बॉस, मैं बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स इसी रिगार्डिंग अभी आगे नए कुछ कैरियर ऑप्शंस देने वाला हूँ, वो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। मतलब इंडियन लेवल पे तो एग्जाम्स की बात छोड़ो, अपन अभी यूनिवर्सल लेवल पे बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। टू मॉडल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग न्यूमेरिकल, अलजेब्रिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू मेक सेंस फ्रॉम द डेटा बाय ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग, interpreting, analyzing and to make meaningful inferences from the real world situation, to develop logical reasoning skills and apply the same in simple problem solving, to reinforce mathematical communication by formulating conjectures, validating logical arguments and testing hypotheses, to make connections between mathematics and other disciplines. बेसिकली आप जानते हो कि यार मैथ्स के बिना कोई भी फील्ड जो है ना वो कंप्लीट नहीं है ना। मैनेजमेंट अगर आप करोगे, ऑब्वियस है आपको, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के कभी मैनेजर बनने का एम करते हो, सीईओ बनने का एम करते हो, आप खुद का बिजनेस करते हो, ऑब्वियस है आपको कई सारे रिस्क कैलकुलेट करने होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियस है रिस्क है वहाँ पर, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हो, आप अपना मतलब रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो और उस बेसिस पे प्लानिंग आगे करते हो। तो ये सभी फेसेस में मैथ्स लगती है, ठीक है। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो सब कुछ आपको आना चाहिए। सक्सेसफुल मैनेजर आपको बनना है तो सब कुछ आना चाहिए। तो वही कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेगा ये अप्लाइड मैथ्स।
अब देख लेते हैं कि इस पेपर में क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, डिफरेंट क्या है, क्या नया है, और जब आप कौन से टॉपिक सेम पढ़ोगे कन्वेंशनल मैथ वालों के साथ और कौन से टॉपिक्स आपको अलग से देखने हैं। सो जो यूनिट्स हैं उसमें आप 11th क्लास के लिए यूनिट्स देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। सो ये डेफिनेटली वो पर्टिकुलर टॉपिक हो गया जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है और इसे हायर मैथ्स में नहीं पढ़ा जाता है, ये सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के अंदर ही होगा। अलजेब्रा ये आप भी पढ़ते हो, वो भी पढ़ते हैं, कौन से, कन्वेंशनल मैथ्स वाले। देन मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी कन्वेंशनल मैथ्स में है। देन इसके बाद कैलकुलस ये भी है, लेकिन कैलकुलस का फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर कॉमर्स रिगार्डिंग टूल्स होंगे और जो कॉमर्स के टूल्स के लिए काम आएगा वही वाला उतना ही कैलकुलस होगा। डिफिकल्टी लेवल विल नॉट बी सो हाई जो कि फेस करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स, या यूं कहना चाहिए साइंस वाले नहीं, मोर प्रॉपरली जो बच्चे दूसरा वाला मैथ्स, कन्वेंशनल वाला मैथ्स अभी तक लेते आ रहे थे। देन प्रोबेबिलिटी ये वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ोगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये है कुछ अलग टॉपिक जो कि वो नहीं पढ़ते, ठीक है। वो से मेरा रेफरेंस हमेशा कन्वेंशनल मैथ वालों से होगा क्योंकि अभी हम अप्लाइड मैथ्स पे बात कर रहे हैं। देन इसके बाद बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, नाम से समझ जाइए ये भी एक्सक्लूसिव है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वो भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हो, बस डिफरेंस इतना होगा कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेवल थोड़ा सा इन्होंने लो कर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एक अलग एडवांटेज है। सो ये यूनिट्स आपने देख ली, क्लास 11th में आप ये कवर करोगे। फिर डिटेल्ड आपको सिलेबस यूनिट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो मैं सिर्फ नई चीज़ों पे ही बात करूंगा। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्राइम नंबर्स, इंक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक जो है प्रिलिमिनरी आइडिया ओनली। देखो अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो साइंस वाले होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्स नंबर का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। देन इंडाइसेस, लॉगरिथम्स, एंटी लॉगरिथम्स ये उनकी मैथ्स में नहीं है, कन्वेंशनल मैथ्स में। लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। तो मेजरली आप देखो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं और जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था क्लास 11th एंड 12th में, उनने भी ये सब कुछ पढ़ा है। तो जब पढ़ते हो बाद में तो इससे अच्छा है अभी पढ़ लो ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल तुमको लेना चाहिए, ये अप्लाइड मैथ्स तुमको लेना चाहिए, क्योंकि तुम अगर साइंस रिलेटेड फील्ड में नहीं भी जा रहे हो, तुम हायर मैथमेटिक्स नहीं भी ऑप्ट कर रहे हो, तो अप्लाइड मैथ्स इसलिए लो क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ टाइम अप्लाई होने वाली है, हर जगह हर कैरियर में अप्लाई होने वाली है। कहाँ तक बचोगे, मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ती है। बीकॉम में भी मैथ्स होती है सेकंड सेमेस्टर में, या बोलो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। लेवल थोड़ा लो होता है लेकिन मैथ्स आ गई। और वो सारे टॉपिक्स जो आप लोग बीकॉम में ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ते हो, बैचलर्स में आप देखते हो, वो सारे टॉपिक्स यहाँ कवर कर रहे हैं 11th एंड 12th में। सो अब ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। अब आगे आ जाओ, अलजेब्रा, खैर ये आप लगभग सेम समझ लीजिए। हाँ जी सेम है, ये सब कुछ आप अलजेब्रा तो पूरा देख लो आप, ये कॉमन है आपका। देन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग ये भी कॉमन है, ठीक है। थोड़े बहुत इसमें चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा एक अलग चला जाएगा, ठीक है ना, ये टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ गया। कैलकुलस में अगर आप आओगे यहाँ पर, सो इंट्रोड्यूसिंग फंक्शंस, डोमेन, ये सब कुछ कॉमन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस ये भी कॉमन है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंजेस, डिफरेंशिएशन एज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो ये ऑलमोस्ट सभी कुछ जो है साइंस वालों के साथ आप पढ़ोगे, और साइंस वाले ऑब्वियस है, कैलकुलस तो आपसे ज़्यादा ही लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ये आप सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ों को देखोगे। देन प्रोबेबिलिटी की अगर अपन बात करें, सो प्रोबेबिलिटी ये चीज़ें बच्चे जो 12th में पढ़ते हैं, जो हमारी अभी तक कन्वेंशनल मैथ्स थी, ये प्रोबेबिलिटी यूनिट 5 जो 11th में दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव सिलेबस की, बेस थ्योरम, लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स, इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है बच्चे पढ़ते थे क्लास 11th में, लेकिन अभी ये जो 12th से कुछ टॉपिक्स हैं वो 11th में मूव ऑन हो जाएंगे। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कन्वेंशनल मैथ्स से, ये अप्लाइड मैथ्स का तो नया ही सिलेबस है।
देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये टोटली एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइड मैथ्स हो जाता है। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइड मैथ्स हो जाता है। तो इस पे बात करनी नहीं क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है, ये एक्सक्लूसिव टॉपिक हो जाता है। आप इसके कंटेंट को देख सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ। अब मैं यूनिट नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ स्ट्रेट लाइंस है, सर्कल्स है, पैराबोला है। यहाँ से हाइपरबोला इन्होंने हटा दिया है। सो बेसिकली ये 3 पार्ट्स आपको पढ़ने, और उसमें भी लिख दिया ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स तक ही आपको लिमिटेड रखना है, इसमें आपको और ज़्यादा हायर डिग्री पे नहीं जाना है। तो यहाँ भी आपका सिलेबस जो है वो ईजी वाला है, बहुत ईजी है यार अप्लाइड मैथमेटिक्स। अभी इसके नुकसान भी बताऊंगा। अभी तो सर बस तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहे हो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की। नुकसान है, कुछ बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं, तो अपन उन पे ही बात करेंगे। पहले फ़िलहाल अपन आगे और बढ़ते हैं। देन कम्स यहाँ पे कुछ ये यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं। खैर ये तो खैर हो ही जाते हैं, इन पे अपन को बात ही क्या करनी है। आगे आ जाओ। ग्रेड 12 में जब आप देखोगे तो क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, यूनिट नेम लगभग सेम आप देखोगे। अलजेब्रा यहाँ पर आ गया। अब ये 3rd यूनिट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, देन इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, कैलकुलस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पर इनके कंटेंट में ज़्यादा आपको देखने में आएगा, समझ में आएगा। सो ये वाला जो प्रॉपर पूरा टॉपिक है ये बिल्कुल डिफरेंट है। 12th में ऐसा कोई भी यूनिट नहीं पढ़ते हैं हम कन्वेंशनल मैथ्स के अंदर, ये अप्लाइड मैथ्स के अंदर एक्सक्लूसिव हो जाता है। अलजेब्रा में मैं बात करूं तो ये वाला पहला टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ये एक्सक्लूसिव हो गया। बाकी मैट्राइसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्रैमर्स रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग। तो ये जो इसका इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो ये जो फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो और ये जो आप इसका लास्ट टॉपिक देख रहे हो, ये अलग हैं कन्वेंशनल मैथ से। इसके अलावा बाकी सब वो भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हो। देन कैलकुलस में भी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक उनके साथ कॉमन हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ना थोड़ा बहुत लेवल जो है वो सुपरफिशियल रहेगा। उनके लिए क्वेश्चंस बहुत बियॉन्ड लेवल चले जाते हैं, आपके लिए ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे होंगे, इजी वाली चीज़ें होंगी। सो डरने का नहीं है, मतलब है ना, कुल मिला के कैलकुलस भी डराएगा नहीं आपको इसके अंदर। अब थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता ही है, तो आप भी पढ़ोगे चाहे कोई सी मैथ्स ले लो। नाउ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाता है। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, देन वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पिछले साल अगर हम बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट गया था, ये हमारे हायर मैथमेटिक्स से हट गया था। अब यहाँ पर जो बाकी टॉपिक्स हैं वो सारे नए हो जाते हैं, जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कॉलेज लेवल पे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, बीकॉम वीकॉम करते समय बच्चों को जितने भी डिग्री कोर्सेज है वहाँ पर ये मिलते हैं। अब यहाँ पर पहले ही क्लास 11th एंड 12th में अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियस है फ़ायदा है आपको, कॉलेज में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। देन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स यहाँ पर है, पॉपुलेशन एंड सैम्पल पैरामीटर, ये भी नया आपके लिए है, टी टेस्ट। देन इसके बाद यूनिट आती है इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा। सो अल्टीमेटली गाइज ये भी एकदम ऑब्वियस आप समझ जाइए, एक्सक्लूसिव टॉपिक है, कंपैरिजन ही नहीं है हायर मैथमेटिक्स से। देन कम्स फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कॉमर्स वाले बस ये नाम देखा करो और समझ जाओ, तुम्हारे काम की चीज़ है। परपेचुटी, सिंकिंग फंड्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न्स। आप समझो वर्थ, आप समझो, आप कंटेंट पढ़ के इसकी वर्थ समझ सकते हो। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, स्टॉक, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच देगा। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ जाएगी अगर आप अप्लाइड मैथ्स को अपने साथ जोड़ लेते हो। सो माइंड मेकअप कर लीजिए आप इस बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लेने का। लेकिन अभी बचा हुआ है, उस पर अपन बात करते हैं। मेरे हिसाब से जितनी चीज़ें ज़रूरत की थी, लीनियर प्रोग्रामिंग ये कॉमन है। लीनियर प्रोग्रामिंग पे मैंने इसलिए बात नहीं की, ये कॉमन टॉपिक है, हायर मैथमेटिक्स वाले ही पढ़ते हैं और आप भी पढ़ोगे। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस के साथ ये नया सब्जेक्ट आया है आपके लिए। बहुत जल्दी में एक बार मैं दिखा देता हूँ हायर मैथमेटिक्स का कंटेंट भी, है ना, एक बार आप उसको भी देख लो। बनता है, आप सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हो भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए।
मैं आपको एक सिंपल अपना ओपिनियन दूं तो साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना है सिर्फ ये वाला मैथ्स। कौन सा वाला? हायर मैथमेटिक्स, क्योंकि वो आपके डेफिनेटली काम आ सकता है, मगर आप अपनी स्ट्रीम पहले डिसाइड करो। अगर आप पीसीएम लेते हो तो भी आप अप्लाइड मैथ्स वाले सारे टॉपिक लेटर एज में सीख कर कॉमर्स की सारी फील्ड्स में घुस सकते हो, कोई फील्ड आपके लिए नहीं रुकी है। लेकिन अगर आपका एम क्लियर है कि आप साइंस रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, आप मैथ्स के अंदर टीचिंग करना चाहते हो, ये ध्यान रखना, आप मैं आपको जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे दे, मैथ्स में टीचिंग करना चाहते हो, बीएससी टाइप इस टाइप के सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, तो आपको हायर वर्जन ऑफ मैथ्स लेना पड़ेगा, यानी कि यही वाला मैथ्स आपको लेना है। ठीक है, अगर आपने अप्लाइड मैथ्स ले लिया तो आप बीएससी लेवल पे जो मैथ्स होता है उसे करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो एक तो लिमिटेशन आपको समझ में आई गई कि अगर आप मैथ्स में अपना कैरियर देखते हो तो आप अप्लाइड मैथ्स को मत लेना, आपके लिए हायर मैथमेटिक्स ही बनी हुई है। ठीक है, अब आगे अपन बात कर रहे हैं इसके सिलेबस की। तो ये सिलेबस देखा हुआ है, वेल नोन है, सीनियर्स भी इसके बारे में भरपूर राय दे सकते हैं आपको, आप पढ़ सकते हैं। सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर कम है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े से बढ़कर हैं। ठीक, तो यूनिट 1 कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर आ गया। यूनिट 2 में अलजेब्रा आपका आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। अब देखो डिटेल में स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा, वहाँ आप पढ़ रहे थे सुपरफिशियल लेवल पे, यहाँ स्ट्रेट लाइन में आप टॉपिक्स देखो, डिटेल्ड है सब कुछ। कोनिक सेक्शन आप यहाँ पे देखो, यहाँ सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ है जो पढ़ना पड़ेगा आपको। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन कैलकुलस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यहाँ पर बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है, बात नहीं की अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में, लेटेस्ट सिलेबस में। पुराना सिलेबस में वहाँ ट्रिग्नोमेट्री था, यहाँ पर इस बार अभी तक नहीं दिख रहा है। देन यूनिट नंबर 5 दैट इज व्हाट मैथमेटिकल रीजनिंग, ये कॉमन है। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, नाम कॉमन है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंपैरेटिवली लो लेवल का है, क्योंकि ऑब्वियस है हमारा हायर मैथमेटिक्स में दूसरी चीज़ों में डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा है, तो स्टैट्स जो है हमारे लिए इजी लेवल पे है। यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी जो है उसमें भी टॉपिक्स कंपैरेटिवली कम होंगे और इजी होगी। क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होगी एज कम्पेयर टू 11th वाली प्रोबेबिलिटी जो अप्लाइड मैथ्स में पढ़ना है। पर ठीक है ना, समहाउ चीज़ें बैलेंस तो होंगी। आप नीड पे काम करो, आप इजी और टफ पे काम मत करो। अगर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका मैथ से कांटेक्ट छूट गया तो डेफिनेटली ये और बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करोगे उस पर्टिकुलर टाइम आपके कैरियर पे। तो इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट गेट फियर ऑफ दिस, यू शुड जस्ट फाइंड द वर्थ ऑफ चूजिंग दिस। ठीक है, वर्थ अगर आपको अभी तक मेरी बातों से मिली हो तो डेफिनेटली आप अपना मन बनाइए मैथ्स को लेने का, और अभी भी नहीं हुआ तो शायद अभी लिक्रेटिव कैरियर ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे उसके बाद शायद आप सोचोगे। सो वेल, ये तो डिटेल्स हो गई, ये वो डिटेल्स हो गई जो कि बिल्कुल सीबीएसई की ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाया है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि अलग फैक्ट कोई और बताए, कोई और पर्सन आपसे कुछ बोले। तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो सच सच बताया है, सामने आपके है। अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो डेफिनेटली कौन करने वाला है, वो सीबीएसई करने वाला है। क्योंकि आज सुबह के न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा था कि सीबीएसई अगले 1 मंथ के अंदर सिलेबस को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम करेगा। तो ऑब्वियस है उसका इफेक्ट अप्लाइड मैथ्स पे भी आएगा, कन्वेंशनल मैथ्स पे भी आएगा। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो शायद कम हो सकते हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस है ये रीडिज़ाइन ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली उल्टा हो जाए। ऑब्वियस है चीज़ें थोड़ी सी कम करेंगे, वो वर्थ के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे और कुछ चीज़ों को हटा देंगे, है ना। तो देखो ऐसा है कि जो होना है वो सबके साथ होना और बहुत अच्छा होना है कि आपका सिलेबस कुछ कम होने की बात कर रहा है बोर्ड।
बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, तो डोंट वरी। सो गाइज, लेट्स टेक आवर कॉन्वर्जेशन टू द नेक्स्ट लेवल, और वो नेक्स्ट लेवल है कैरियर ऑप्शंस। सो कैरियर ऑप्शंस यहाँ पे क्या बनते हैं, क्या घटते हैं, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल मैथ्स पे बात करते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग वही सोच के चल रहे थे अगर मैथ्स आप ले रहे थे तो। सो कन्वेंशनल मैथ्स से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप प्योर मैथमेटिक्स वाली फील्ड में जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, वो तो है ही एडवांटेज। साथ में आप कॉमर्स की भी किसी भी लाइन में कूद सकते हो एट एनी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेजेस है मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास, तो उनको मैथ्स हायर वाला ही लेना है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, है ना। और हायर मैथमेटिक्स या पीसीएम आप तब ले सकते हो जब आपने क्लास 10th के अंदर स्टैंडर्ड वाला मैथ्स का ऑप्शन लिया हुआ था, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के पास ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्लास 10th में जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था बोर्ड्स के टाइम पर, कि वो अप्लाइड मैथ्स भी चूज़ कर सकते हैं और कन्वेंशनल मैथ्स भी चूज़ कर सकते हैं। अब अप्लाइड मैथ्स तब चूज़ करो जब तुम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हो, ठीक है। और अगर तुम अपना कैरियर साइंस रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हो, रिसर्च रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, इनटू मैथ्स डूबना चाहते हो, बीएससी करके एमएससी करना चाहते हो, तो इन सारे केसेस में तुमको लेना चाहिए अपना हायर मैथ्स। और जो अभी इससे पहले मैंने बोला बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इन सब चीज़ों में अगर आप जाना चाहते हो, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में जाते हो, अप्लाइड मैथ्स बेस्ट है। तो ये चॉइस थी स्टैंडर्ड वालों के पास। अब तुमने जिन्होंने ले लिया है बेसिक वाला मैथ्स, वो अभी यहाँ पर नहीं ले सकते हैं हायर मैथ्स, अभी तक तो नहीं ले सकते हैं, कोई नया नाम आ जाए तो नहीं पता। लेकिन एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें बेसिक वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया था, दे कैन गो फॉर ओनली अप्लाइड मैथमेटिक्स, और या फिर वो मैथ्स छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स 10th के लेवल पे कैसे डिसाइड करना था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कैरियर के रिगार्डिंग भी बात थोड़ी सी अपन ने साइंस वाले फील्ड के लिए कर दी है। अब जो बहुत ज़्यादा देर से अपन वेट कर रहे थे, कॉमर्स में अप्लाइड मैथ्स लेने से फ़ायदा क्या है, आर्ट्स में क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आर्ट्स वाले बच्चे इकोनॉमिक्स को भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। बीए करते हैं बच्चे तो बीए इन इंग्लिश भी होता है, बीए इन इकोनॉमिक्स भी होता है। तो इस तरीके से बीए वाले बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीज़ें वो अगर क्लास 11th एंड 12th में सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस आपने पूरा देखा, यहाँ क्वांट की बात की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की, रीजनिंग की बात की। आप किसी भी एसएससी, बैंकिंग, एमबीए करने वाले, एमबीए के लिए जो कैट का एग्ज़ाम होता है और भी जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सब का सिलेबस आप पूछना, डेफिनेटली आपके टॉपिक्स जो अप्लाइड मैथ्स के हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर होंगे। तो आप 10th तक मैथ्स पढ़ रहे हो, 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ोगे, और फिर जब आपको कोई किसी कंपनी के आप इंटरव्यू में बैठने वाले हो, चाहे आप कोई एग्ज़ाम में बैठने वाले कंपटीशन, तो आपको हर जगह वो मैथ्स का एडवांटेज मिलेगा, आपके ऊपर एक एज होगी प्रिपरेशन के टाइम पर ओवर दी अदर्स, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा कुछ बहुत बेहतरीन सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जहाँ पर ये जो कंटेंट आपने अभी देखा है ना अप्लाइड मैथ्स का, वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। मैं बात करता हूँ सीए। अभी तक सीए वाले जो बच्चे हैं, अगर वो जो सीरियसली सोचते हैं फर्स्ट लेवल, फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने का, वहाँ पर मैथ्स का भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है पेपर में, तो इसीलिए वो बच्चे हायर मैथ्स को चूज़ करते थे। मगर अब उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सीए वाले बच्चों के पास कि वो अप्लाइड मैथ्स को ले सकते हैं। अप्लाइड मैथ्स में वो सभी कुछ है जो फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के लिए आपको चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया में कि भाई भेड़चाल चलती है और हम सीए फाउंडेशन सीए के बारे में सुनते हैं तो हम उसी लाइन में घुसते हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत कुछ है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, क्लैट का एग्ज़ाम है अभी, वो भी ट्रेंडिंग है, उसके बारे में भी बहुतों ने सुना है। सीएफए नाम सुना है आप लोगों ने, सीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूए भी बोलते हैं उसको, ठीक है। नाउडेज शायद उसका नाम सीएमए हो गया है। देन एफआरएम, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, एफआरएम हो गया, सीएफए जो कोर्स हो गया, इनमें लागत बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिटर्न्स बहुत हाई है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
एंड नॉट इन इंडिया, क्योंकि इसकी गवर्निंग बॉडी यूएसए है, ठीक है। किसकी? CFA, आई एम टॉकिंग अबाउट CFA, आई एम टॉकिंग अबाउट FRM। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, इस कैरियर ऑप्शन पे बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। बट अभी फिलहाल मैं आपको बहुत ब्रीफ में इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में अच्छे अच्छे IIM को आप बीट कर सकते हो। CFA का जो C है ना, उसका मतलब ही चार्टर्ड है। FA की बात करूं तो फाइनेंशियल एनालिस्ट। सो इसका जो लेवल है ना, बिल्कुल CA बराबर है भाई। बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं एंड इनफैक्ट आप अपना कैरियर फॉरेन में भी बना सकते हैं। अराउंड 146 कंट्रीज में इसके एक्सेप्टेबिलिटी है, CFA की एक्सेप्टेबिलिटी है। तो आप अकेले इंडिया में ही नहीं, आपकी वर्थ फॉरेन में भी होगी, ठीक है। FRM इससे थोड़ा सा लोअर डिग्री का कोर्स है। उस कोर्स के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड 1 लाख 1.5 लाख का है। ये काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट जो कि IIMs में आप देते हो। आप सब MBA सोचते हो। MBA के अंदर अगर मैं आपको बता दूं, आपका इन्वेस्टमेंट टोटल अराउंड 10 to 15 लाख मिनिमम लगने वाला है, ठीक है। ये कोर्सेज जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग के बेसिस पर करते हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे डिस्टेंस लर्निंग पे करते हैं। और इसमें 1 लाख से 2.5 लाख के ब्रैकेट के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अलॉन्ग विद दी कोचिंग फीस इवन, ठीक है। तो ये सब कुछ कंप्लीट करके आपको एक उस लेवल का डिग्री मिल रहा है, उस लेवल का सर्टिफिकेट मिल रहा है, सॉरी आई शुड से, कि आप अब्रॉड में भी काम कर सकते हो। तो क्यों नहीं हम इस करियर ऑप्शन की तरफ बढ़े। स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गई, ये सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट हो गया। FRM का क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फुल फॉर्म। सो बेसिकली ये सारे कोर्सेज जो हैं अभी ट्रेंडिंग आगे जाके होने वाले हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी इन कोर्सेज के बारे में। सीरियसली सेइंग, मेरे टाइम पर मुझे इन कोर्सेज के बारे में नहीं मालूम था। आई एक्सप्लोर्ड लेटर और अभी तक रिग्रेट करता हूँ, लेकिन वन नेवर नोज, हो सकता है कि मैं भी CFA और FRM कर लूँ, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एट एनी एज ऑफ योर लाइफ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। तो वाई नॉट, कर लेना चाहिए। डिटेल वीडियो आएगा इस पे, अपन और बात करेंगे। सो ये मैंने आपको भी कैरियर ऑप्शन भी बता दिया, ठीक है। तो ये हो गई बात CFA और FRM की। अब बात कर लेते हैं एक्चुरियंस की। एक्चुरी भी कर सकते हो आप। ये भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, रिटर्न्स बहुत हाई हैं, वर्थ बहुत हाई है, ठीक है। सो ये जो एक्चुरियंस होता है ना, ये भी एनालिस्ट टाइप का ही जॉब होता है इनका। ये भी रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों में दे आर डीप इनटू इट, ठीक है ना। स्टैट्स पे काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं चीज़ों का, है ना। लोन, EMI, ये रिस्क कवर, ये सारी चीज़ों, मतलब आगे जाके यार ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। इन सब पे बात करने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट स्टिल थोड़ा थोड़ा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप अप्लाइड मैथ्स की तरफ एक अच्छे ऑप्शन की तरह सोच सकते हैं। एटलीस्ट वो लोग तो बिल्कुल सोच सकते हैं जो मैथ्स को कम्प्लीटली अपने कैरियर ऑप्शन से हटा के चल रहे थे। सो अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, ये अप्लाइड मैथ्स नहीं लिया, तो भी शायद आप इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को कर सकते हो। क्योंकि इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। बट सोच के देखो, जब उनके खुद के सिलेबस में ये पूरा पोर्शन होगा, तो आप शुरुआत आज क्लास 11th एंड 12th में उसकी क्यों नहीं कर रहे हो? ये इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज, लिक्रेटिव कोर्सेज। अच्छा, इनमें परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बता दूं, CA का जो फाइनल परसेंट रिजल्ट आता है, जिसके पीछे सबसे ज़्यादा दुनिया भाग रही है, उसका रिजल्ट 1% और 2% है। मतलब जितने लोग उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, उसका सिर्फ फाइनल की बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% और 2% रिजल्ट आता है। डू यू नो CFA का रिजल्ट कितना है? अगर CFA का फाइनल एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो तो 57% जो है उसका रिजल्ट है। और एक टाइम था जब वहाँ पर इंडियंस इस एग्ज़ाम को नहीं लेते थे, और मुझे जैसा मालूम है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, किसी CFA ने ये बोल दिया था कि इंडियंस आर नॉट मेड फॉर दिस एग्ज़ाम।
एंड यू नो कुछ पिछले पास्ट डिकेड में टॉपर्स, CFA के टॉपर्स जो हैं वो इंडिया से हैं. यू कैन बी वन ऑफ दैम, डेफिनेटली यू कैन बी वन ऑफ दैम. सो यू शुड थिंक ऑन इट वेरी सीरियसली, है ना. चलिए सर, बहुत कर लिया आपने अच्छी अच्छी बातें, अब कुछ रिस्क वाली बातें आप कर रहे थे उनको भी क्लियर कर देते हैं. तो रिस्क वाली बात जो यहाँ पर है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है अप्लाइड मैथ्स लेने में, उसे ज़रा ध्यान से समझो. सब्जेक्ट नया है, करिकुलम वेल डिफाइन नहीं है, अभी यूनिट वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किया है, चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं आया है, कोई हैंडबुक हमारे पास अभी नहीं है. जैसे NCERT की जो बुक है, क्लास 11th की एक बुक है, क्लास 12th की 2 बुक्स हैं, है ना, मैथ्स के लिए 2 पार्ट्स में बनी हुई है. ऐसी कोई बुक्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है. पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम आपके स्कूल लेवल पे है. आपके पास जो स्कूल में टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं, बहुत एबल हैं. इनफैक्ट उनमें मैं अपने आप को काउंट कर लेता हूँ. हम सभी लोग अभी तक हायर मैथमेटिक्स पे ही फोकस कर रहे थे. ट्रेंड हैं, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम लोगों को मालूम है. रिगार्डिंग व्हाट, ओनली फॉर हायर मैथमेटिक्स. दो आई एम एन इंजीनियर और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है. सो इसलिए मैं यहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर लूँगा अप्लाइड मैथ्स के अकॉर्डिंग. लेकिन कई टीचर्स पैन इंडिया ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक या तो पढ़े नहीं हैं या उतने सीरियस कभी लिए नहीं, क्योंकि उनके काम नहीं आए हैं. ठीक है, कई सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा एजड हैं स्कूल्स में, और इस एज में अडेप्टेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. आई एम नॉट सेइंग कि कर नहीं सकते, बट करना डिफ़िकल्ट होता है. इनफैक्ट जब मैं अभी इस सब्जेक्ट को आगे लेके बढ़ूँगा तो मुझे भी ब्रशअप करने के लिए टाइम चाहिए. सो ये रेडी टू ईट वाला आइटम अभी नहीं है. ठीक है ना, अभी इस पे रिसोर्स बनना थोड़ा सा टाइम लगेगा. ऑनलाइन मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल क्लास 11th एंड 12th के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है. मार्केट में बुक्स जो रिफ्रेशर्स हैं वो भी अभी रेडी स्टॉक में नहीं है. बन रही हैं, चीज़ें बनना चालू हो चुकी हैं. और रेफरेंस बुक्स तो ऑब्वियस है यार, जब कॉलेज में ये टॉपिक्स हैं तो रेफरेंस बुक्स तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली डिज़ाइन बुक्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा. यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट ऑन दिस रिस्क कि अगर नहीं भी आएगी कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो यू विल नॉट रिग्रेट, यू विल नॉट ब्लेम एनीवन. आप इसको कहीं ना कहीं से मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ. ठीक है, और आने वाले दिनों में मैं डेफिनेटली आपको इसके लिए अपने चैनल पे इसके लिए कोर्स रन करने की कोशिश करूँगा. मेरा जो ऐप है अर्बन विद्या का, वहाँ पर इसके लिए कोर्स लेके आऊँगा. इनफैक्ट फ्री मटेरियल भी बहुत कुछ अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा. जो कॉलेज या ग्रेजुएशन या मैनेजमेंट लेवल की बुक्स हैं वहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठा करके आपको एक जगह पर लाकर देने की पूरी कोशिश मेरी तो होगी. और मेरे तरह बहुत सारे और दूसरे चैनल्स और सारे टीचर्स की भी ये कोशिश होनी चाहिए. सो कहीं ना कहीं इस रिस्क को भी हम कवर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन लेने वाले आप हैं, किसी कहने पे नहीं. आपको ये रिस्क खुद से सोच के लेना होगा. तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क मैंने आपको बता दिया. स्कूल पे डिपेंडेबिलिटी कम से कम एटलीस्ट इस साल के बच्चे थोड़ा सा कम रखें. आपको खुद के लेवल पे ही चीज़ें करनी होंगी. और मैं बता देता हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार तो जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं जो इतने सालों से चल रहे हैं उनके लिए अच्छे टीचर्स हमारे स्कूल्स में हमको नहीं मिलते हैं, है ना. तभी हमको बाहर इधर उधर कहीं जाना पड़ता है. तो फिर ऑब्वियस है इस नए सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर्स का मिलना हर स्कूल में तो मुश्किल है. ठीक है, कई स्कूल्स में अच्छे टीचर्स होंगे, आएंगे, जुड़ेंगे, और कई पुराने अच्छे टीचर्स जो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे. बट सब जगह ऐसा होना मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है. ठीक है, तो अब ये रिस्क आप लोगों को लेना है. अब तीसरा और आखिरी रिस्क और बता देता हूँ. बोर्ड्स. लास्ट टाइम पे बच्चा रेफ़र कर करके पढ़ाई करता है, चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मार्क करता है. कुछ बच्चों की तो आदत ही होती है कि सिर्फ और सिर्फ IMP पढ़ के जाते हैं. तो ऐसे कोई IMPs आप मार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो बैच होगा, जो अभी 11th वाला बैच है, वो जब 12th में जाएगा तो दे विल बी द फर्स्ट वन टू फेस द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अप्लाइड मैथ्स. तो कोई बैक रेफरेंस आपके पास नहीं होगा, आपको सब कुछ पढ़ना होगा क्लास 12th के अंदर. ठीक है, सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं.
बट ओवरऑल आप अगर गेन्स को देखोगे तो वो लिमिटेशंस आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेंगी। तो इतना ही बोलूँगा, जितना मैं इस पर रिसर्च कर सकता था और आपको फ़ायदे नुकसान गिना सकता था वो मैंने आपको गिनवा दिया। नाउ इट्स यू हु विल डिसाइड कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, हायर मैथमेटिक्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, या मैथ्स ले ही नहीं रहे हो। सो दैट्स इट गाइज। बहुत सारा ऑल द वेरी बेस्ट कि आप एक सही सब्जेक्ट अपने लिए चुनो, एंड दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द माइलस्टोन। सो जो भी लो वो सेल्फ रिस्क पे लेना और रिग्रेटलेस डिसीजन लेना। आप जो भी सब्जेक्ट लोगे उसमें फुल मेहनत करना, फुल डिवोशन देना, वो बेकार नहीं जाएगा। और कैरियर ऑप्शंस को डेफिनेटली सोचते हुए, क्या कैरियर पॉसिबिलिटीज़ आप अपने साथ रखना चाह रहे हो उनको देखते हुए डिसीजन लेना। किसी के कहने पर नहीं, खुद से सोचो, रिसर्च करो। गूगल अंकल सब जवाब देते हैं, उनका उपयोग करो। पेरेंट्स का गाइडेंस लो, टीचर्स का गाइडेंस लो और एक डिसीजन पे पहुंचो। सबसे पहली चीज़ तो जो नहीं करना है उन्हें साइड करो, ठीक है, और जो करना है उन्हें एक्सप्लोर करो एंड डिसीजन ले लो। चलिए, सो आगे भी अगर आपको कुछ कैरियर रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं। नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड कैरियर काउंसलिंग कंसल्टेंसी कॉल अस एट दिस नंबर 9713446066। और अगर आप क्लास 9th 10th 11th एंड 12th में हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड करें अर्बन विद्या की ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर ऑनलाइन वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशंस, कैरियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल वीडियोस एंड मच मोर। सो सी यू गाइज। कुछ क्वेश्चन हो अगर आपके मन में, कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। With this signing off, don't forget to subscribe my channel, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।